कहानी एक ऐसे दुनिया से शुरू होती है जो हमारी कल्पना से बहुत दूर है। इस दुनिया में इंसान खतरनाक और विशालकाय जानवरों के बीच रहते हैं। रेगिस्तान के बीच में एक रहस्यमय टावर खड़ा है जिसके चारों तरफ हमेशा काले बादल और बिजली गरजती रहती है। ये टावर इस पूरी कहानी का केंद्र है दोस्तों। तो कहानी एडमिरल नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है जो अपनी शिप को लेकर इसी टावर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रेगिस्तान पार करते हुए उनके शिप पर डायबलोस नाम का एक विशाल राक्षसी जानवर हमला कर देता है। इसका शरीर इतना बड़ा है और ताकतवर है कि वो शिप को पलटने की कोशिश भी करता है। एडमिरल अपनी शिप को घुमाने और जान बचाने की कोशिश करता है। उनकी तरकीब कामयाब भी होती है, लेकिन इस बचाव के दौरान हंटर नाम का एक लड़का शिप से गिर जाता है और वो वहीं छूट जाता है। दूसरी ओर धरती पर कैप्टन नेटली आर्टिमस अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक मिशन पर है। उसका मिशन ये है कि दूसरी फौजी टीम को ढूंढना जो रहस्यमयी हालात में गायब हो गए हों। कैप्टन आर्टिमिस और उसकी टीम के पास केवल एक SOS मैसेज सुराग के तौर पर है। रास्ते में उन्हें गाड़ी के टायरों के निशान मिलते हैं जो अचानक एक जगह खत्म हो जाते हैं, जैसे कि गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। सड़क किनारे अजीब से पत्थर और उन पर बने खुफिया निशान टीम को अधिक उत्सुक बना देते हैं, यानी उनके अंदर क्यूरियोसिटी डाल देते हैं। तभी अचानक एक तेज तूफान उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। टीम अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आंधी इतनी ताकतवर होती है कि वो पत्थरों को भी रोशन कर देती है। देखते ही देखते तूफान उनकी गाड़ियों को निगल लेता है और एक पोर्टल में धकेल देता है। गाड़ियों के ववंडर में पलटने के बाद टीम एक अजीब जगह पर पहुंचती है जो उनके नक्शे में नहीं थी। चारों तरफ रेत के विशाल टीले हैं जो उनके लोकेशन से काफी दूर होने चाहिए थे। उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देती है, जिससे स्थिति और ज्यादा भयानक हो जाती है। टीम को दिशा का पता लगाने के लिए सूरज का सहारा लेना पड़ता है। तभी एक्स को कुछ गाड़ियां और वहां जली हुई लाशें मिलती हैं। साथ ही कांच के टुकड़े और खाली गोलियों के शेल्स भी उसे दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत देते हैं कि मरे हुए फौजियों ने हमले से बचने की कोशिश की थी। हालांकि जिसने भी इन पर हमला किया था उसने रेत पर कोई निशान नहीं छोड़े। ये बात टीम को गहरी सोच में डाल देती है। वो अपने गाड़ियों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हंटर दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए है। टीम एक विशाल जानवर के कंकाल के पास पहुंचती है जो किसी डायनासोर से भी बड़ा है। तभी अचानक हंटर उनकी ओर तीर चलाता है। जवाब में उसकी टीम निशाने पर गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन कैप्टन आर्टिमस तीर को पकड़ लेती है और सबको रुकने का आदेश देती है। तीर चौक से बना था, यानी एक खतरे का संकेत है। उसी वक्त डायबलोस रेत से बाहर आता है। टीम गाड़ियों में बैठकर भागने लगती है। वो हर तरह के हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायबलोस पर कोई असर नहीं होता। वो एक गाड़ी को पलट देता है, जिससे एक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। डायबलोस के हमले से बचने के लिए फौजियों की टीम एक गुफा में छिप जाती है। डायबलोस गुफा के अंदर नहीं घुस सकता, इसलिए वो पीछा छोड़ देता है। गुफा में डैश घबरा जाती है, लेकिन कैप्टन आर्टिमस उन्हें आदेश देती है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकलेंगे। अचानक नर्सिला नाम का एक विशाल मकड़ी नुमा जानवर कैप्टन आर्टिमिस पर हमला कर देता है। वो उसे अपने पंजों में दबोचकर काटता है, जिससे उसके शरीर में जहर फैलने लगती है। इसके बाद वो उसे नीचे फेंककर भाग जाता है। टीम कैप्टन को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनकी हालत और भी गंभीर हो जाती है। कैप्टन आर्टिमस की हालत गंभीर होने पर उनकी टीम ये मान लेती है कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली। फिर वो गुफा की ओर भाग जाते हैं। दूसरी ओर दूर पहाड़ी से हंटर नर्सिला पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उस पर एक और जानवर हमला करता है तो वो वहां से भाग जाता है। डैश भागते हुए नीचे गिर जाती है, जिसे बाकी साथी रुकने को मजबूर हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एक नर्सिला मार्शल को दबोचकर अपने घोंसले में ले जाता है। अचानक आर्टिमिस को होश आता है और वो अपने साथियों की चीख सुनती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, नर्सिला फिर से उन पर हमला करना शुरू कर देती है और उसे बेहोश कर देता है। जब कैप्टन आर्टिमिस को होश आता है तो वो खुद को नर्सिला के घोंसले में ककून में कैद पाती है। किसी तरह वो ककून से बाहर निकलती है और देखती है कि वहाँ हड्डियों का ढेर है। उनके साथ ही मार्शल और डैश भी ककून में फंसे हुए हैं। दर्द सहते हुए आर्टिमिस मार्शल का बैग उठाती है। बैग में उसे एक टॉर्च, ऑक्सीजन कैन और कुछ गोलियां मिलती हैं। वो टॉर्च की रोशनी में रास्ता खोजते हुए लिंकन को आजाद कर देती है। हालांकि लिंकन की हालत काफी खराब थी। लिंकन को कंधे का सहारा देकर कैप्टन आर्टिमिस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। तभी नर्सिला फिर से उस पर हमला करने के लिए सामने आता है। आर्टिमिस तुरंत मशाल जलाकर उसे डराने की कोशिश करती है। लिंकन अचानक दर्द से कराने लगता है। जब वो अपने जख्म पर नजर डालता है तो वो देखता है कि वहाँ मकड़ी नुमा अंडे पनप रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। नर्सिला लिंकन को पकड़कर अपने पंजों में जकड़ लेता है। आर्टिमिस तुरंत ऑक्सीजन कैन से मशाल पर आग भड़काती है और पूरे घोंसले में आग लगा देती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नर्सिला उसकी टांग पकड़ लेता है।
वो अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाती है और गोलियां आग की चपेट में आकर फट जाती हैं और लास्ट में वो सही सलामत घोंसले से बाहर निकल जाती है। सुबह होते ही आर्टेमिस देखती है कि नर्सिला धूप के कारण उनका पीछा नहीं कर रहा। हालांकि उसके शरीर पर अजीब सी सनसनी होती है, मानो कि कीड़े रेंग रहे हो। वो जमीन पर पड़ी एक गोली उठाती है और उसके बारूद को अपने पैर के जख्म पर लगा देती है। ये काफी दर्दनाक तो होता है लेकिन जख्मों को भर देता है। इसके बाद वो पहाड़ी पर चढ़कर इलाके का जायजा लेने लगती है। चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान और काले बवंडर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसे महसूस होता है कि शायद वो बवंडर ही उन्हें घर वापस ले जा सकता है। रेत में एक पत्थर फेंकने पर डायबलोस जाग जाता है, लेकिन आर्टेमिस छिपी रहती है, जिससे डायबलोस वापस लौट जाता है। पत्थरों के बीच चलते हुए उसे एक टूटी फूटी शिप मिलती है। वो वहाँ पर पानी की तलाश करती है, लेकिन शिप में केवल रेत भरी होती है। जैसी वो शिप की जांच कर रही होती है, हंटर अचानक पीछे से कूदकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आर्टेमिस तेजी से पलटवार करती है और हंटर का चाकू उसके कंधे में घोंप देती है। घायल होने के बावजूद हंटर आर्टेमिस को पकड़ लेता है और उसे बांधकर अपनी खुफिया गुफा की ओर ले जाता है। वो उसे तेज चलने के लिए कहता है, क्योंकि रात में नर्सिला मकड़ियां हमला कर सकती हैं। आर्टेमिस चालाकी से गिरने का नाटक करती है और जमीन से एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है। गुफा में पहुंचने पर हंटर पानी पीता है और पत्थरों पर लगी काई खाता है, लेकिन वो आर्टेमिस को कुछ नहीं देता। वो कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसे चुप करा देता है। गुफा के बाहर नर्सिला इंतजार कर रही होती है। हंटर अपने कंधे के जख्म पर मरहम लगाता है, जिसे उसने जड़ी बूटियों से तैयार किया है। वह गुफा में रखी अपने माता पिता की मूर्तियों की पूजा करता है। आर्टेमिस सोने का नाटक करती है, लेकिन असल में वो अपने हाथों की रस्सियों को कांच के टुकड़ों से काटने लगती है। अगली सुबह जब हंटर बाहर की स्थिति देखने जाता है, तब तक आर्टेमिस रस्सियों से खुद को आजाद कर लेती है। वो हंटर को पीछे से बांध देती है और उसकी मूर्तियों को तोड़ देती है। ये देखकर हंटर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो गुफा से बाहर आ जाता है। अचानक हंटर लुढ़कते हुए नर्सिला के घोंसले में गिरने वाला होता है। एन वक्त पर आर्टेमिस उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचकर बचा लेती है। ये दिखाने के लिए कि वो दुश्मन नहीं है, आर्टेमिस उसे चॉकलेट का टुकड़ा भी देती है। हंटर आर्टेमिस को अपने पोटली से पानी देता है और दोनों एक पहाड़ी इलाके तक पहुंच जाते हैं। वो मिलकर ये तय करते हैं कि उन्हें बवंडर तक पहुंचना होगा। हालांकि डायबलोस का सामना करना पड़ेगा उन्हें। आर्टेमिस मिलिट्री से हथियार लाने का सुझाव देती है, लेकिन हंटर कहता है कि बंदूकें इन जानवरों के लिए सर है। हंटर आर्टेमिस को नर्सिला के घोंसले तक ले जाता है। वो बताता है कि नर्सिला के जहर से डायबलोस को हराया जा सकता है। आर्टेमिस इस प्लान से राजी होती है और खुद को शिकार बनने के लिए तैयार करती है। जैसे ही सूरज ढलता है, आर्टेमिस नर्सिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाना गाने लगती है। नर्सिला उसके जाल में फंस जाता है। हंटर अपनी भारी तलवार से नर्सिला का सिर काट देता है। वो नर्सिला का डंक निकालता है और बाकी नर्सिला के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। गुफा में लौटकर हंटर आर्टेमिस को बताता है कि उसकी मूर्तियां उसके माता पिता की यादगार थी। ये सुनकर आर्टेमिस माफी मांगती है। हंटर और आर्टेमिस डायबलोस का सामना करने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। वह नर्सिला के जहर से भरे तीर और दूसरे हथियार लेकर तैयार होते हैं। रेत में लकड़ी का बर्तन फेंकने से डायबलोस गुस्से में जाग जाता है। आर्टेमिस खुद को शिकार की तरह पेश करती है, जबकि हंटर हथियार लेकर दौड़ता है। डायबलोस अचानक से रेत से निकलता है और हंटर पर हमला कर देता है। हंटर डायबलोस के सामने आते ही जहर से भरा तीर उसकी आंखों में मारता है। तीर सीधे उसकी आंखों में जा लगता है, जिससे डायबलोस कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इसका गुस्सा भी कम नहीं हुआ। वो तेजी से आर्टेमिस की गाड़ी पर हमला करता है और उसे पलट देता है। आर्टेमिस गाड़ी से बाहर निकलती है और हार मानने के बजाय अपने हुक का इस्तेमाल करती है। वो डायबलोस के सिर पर चढ़ जाती है और अपनी तलवारें उसके सिर में गहराई उसे घोंप देती है। डायबलोस जोर से चीखता है और फिर गिर जाता है। इस जीत के बाद आर्टेमिस घायल हंटर को डायबलोस की त्वचा के एक हिस्से पर लेटाती है। वो उसे कंधों पर खींचते हुए सुरक्षित जगह तक ले जाती है। आंधी तेज होने पर आर्टेमिस टेंट लगाकर रेत से खुद को और हंटर को बचाने का इंतजाम करती है। वो इमरजेंसी आर्मी किट की मदद से हंटर की हालत स्थिर रखने की कोशिश करती है। जब आंधी रुकती है तो दोनों सही सलामत बाहर निकल आते हैं। रेगिस्तान में लंबे समय तक चलने के बाद वो एक ओएसिस तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक एस्परस नाम का बड़ा शिकारी जानवर दिखता है। हंटर बताता है कि ये खतरनाक नहीं है, लेकिन तभी सेफलेस नाम का एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। हंटर अपनी तलवार से सेफलेस के 2 टुकड़े कर देता है। वो इसे पकाकर खाते भी हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। रात के समय अचानक ओएसिस में आग लग जाती है। रेथलेस, जो एक विशाल ड्रैगन जैसा जानवर है और अपने मुंह से आग उगलता है, वह हमला कर देता है। सभी जानवर डरकर भागने लगते हैं। आर्टेमिस का पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि वो भागते जानवरों के नीचे कुचलकर मारी जाएगी। तभी एडमिरल अपनी आग उगलने वाली तलवार लेकर आगे आता है और आर्टेमिस को बचाता है। दूसरी ओर हंटर एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, लेकिन वो एप्सोरस के झुंड के साथ नीचे गिरने वाला होता है। हैंडलर समय रहते रस्सी के सहारे उसे बचा लेता है। एडमिरल
आर्टेमिस को एक मुक्के से बेहोश कर देता है और अपनी शिप पर ले जाता है। वहाँ आर्टेमिस को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। हंटर ये सब दूर से देखता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। आर्टेमिस कैद से भागने की कोशिश करती है। वो एडमिरल की बिल्ली जैसे शेफ पुलिसों के सामने आती है जो उन्हें डराने की कोशिश करती है। बाद में हंटर खुशखबरी देता है कि अब आर्टेमिस आजाद है। एडमिरल उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने इंसानों से पहले भी संपर्क किया था। वो ये भी समझता है कि स्काई टावर और ये दुनिया एक प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है जो अब नष्ट हो चुकी है। एडमिरल के मुताबिक ये टावर काले बवंडर के केंद्र में स्थित है और ये उस सभ्यता का प्रवेश द्वार हो सकता है। एडमिरल को यकीन है कि धरती और इस सभ्यता के बीच कोई गहरा संबंध है। एडमिरल आर्टेमिस से कहता है कि अगर वो रेथलेस को हराने में मदद करती है तो वो उसे घर लौटने का रास्ता दिखाएगा। आर्टेमिस इसके लिए तैयार भी होती है। अगली सुबह पूरी टीम स्काई टावर की ओर निकलती है। रास्ते में उन्हें कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं जो संकेत देते हैं कि रेथलेस पास में ही है। स्काई टावर तक पहुंचने के लिए टीम कई घंटे चढ़ाई करती है। ये टावर लावा के ऊपर खड़ा होता है और एडमिरल को लगता है कि इसकी शक्ति का स्रोत यही लावा हो सकता है। जैसे वो टावर के पास पहुंचते हैं, रेथलेस अचानक आग उगलते हुए सामने आता है। वो टीम के कुछ सदस्यों को भस्म कर देता है और टावर के रास्ते को रोक देता है। एडमिरल और आर्टेमिस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हंटर अपनी तलवार और जहर वाले तीर के साथ उनका साथ देता है। रेथलेस पर कई हमले किए जाते हैं लेकिन वो उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाते। वो अपनी ताकत से टीम को दूर फेंक देता है। आर्टेमिस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है लेकिन रेथलेस उन्हें आग से घेर लेता है। तभी हंटर जहर वाला तीर उसकी जख्मों पर मारता है। तीर उसकी अंदरूनी परत तक पहुंचता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। रेथलेस जल कर राख हो जाता है। रेथलेस के खत्म होते ही स्काई टावर में एक और पोर्टल खुलता है। गौर मकाला नाम का एक नया खतरनाक जानवर पोर्टल से बाहर आता है। एडमिरल अर्थनीज और हंटर इस टावर को नष्ट करने का फैसला करते हैं ताकि इस खतरनाक जानवरों का अंत हमेशा के लिए किया जा सके। तीनों मिलकर गौर मकाला से भिड़ते हैं। लंबी लड़ाई के बाद वो उसे पोर्टल में धकेल देते हैं। इसके बाद वो टावर में प्रवेश करते हैं और उसे पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बनाते हैं। कहानी के अंत में टावर के ऊपर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा दिखाई देता है जो ये सब देख रहा होता है। उसकी परिस्थिति इस बात का संकेत देती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।